सर्पिका एक बहुत ही सुंदर नागिन थी, लेकिन उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा बाल थे और वो इन बालों को लेकर बहुत परेशान रहा करती थी और कुछ न कुछ उपाय करती रहती थी। लेकिन कोई भी उपाय करने से सर्पिका के शरीर के बाल नहीं जाते। ऐसे ही वो एक दिन अपनी सहेली विशाखा के साथ जंगल में सैर करने निकली होती है कि तभी उसे रास्ते में सर्वेश नाग मिलकर बोलता है, अरे पता नहीं क्या परेशानी है तुम्हें। देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन तुम्हारे शरीर के बाल। तो किसने बोला है देखने को? मत देखो और जाओ ना जहाँ जा रहे थे। और परेशानी क्या है सर्पिका के शरीर में? तुम्हें नहीं पता क्या? इसके शरीर में तो हम नाग से भी ज्यादा बाल हैं। आधा जंगल तो इसके शरीर में ही है। इसके शरीर में आधा जंगल है तो भी सर्पिका को देखे बिना मन नहीं लगता ना तुम्हारा? हमेशा रास्ते में दिख ही जाते हो। अरे तू भी क्या बहस कर रही है, चल यहाँ से। वैसे भी ये सर्वेश नाग सही तो बोल रहा है, मेरे शरीर पर बहुत बाल है। तू क्यों किसी की बातों में आ रही है? बाल है वो तो सबके शरीर में होते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। नई बात तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। भोलेनाथ ने मुझे इतना सुंदर बनाया, लेकिन सुंदरता के साथ साथ ये दर्जनों बाल भी दे दिए। कमी तो हर किसी में होती है। अगर तू उस कमी को लेकर बैठी ही रहेगी तो हमेशा खुद को ही कोसती रहेगी ना। नहीं नहीं, सर्पिका को तो यही लगता है ना वो विश्व सुंदरी है, लेकिन जरा याद करो तुम्हारे सर से ज्यादा तो तुम्हारे शरीर पर ही बाल हैं। तू क्यों खड़ी होकर बकवास सुन रही है? चल मेरे साथ। इतना बोलकर सर्पिका विशाखा के साथ अपने भवन में आ जाती है और विशाखा से कहती है, धरती लोक पर भी न जाने कैसे कैसे प्राणी रहते हैं। चलना वहाँ जाकर देखते हैं वो इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना धरती लोक पर जाने का क्या अंजाम होगा? हम बस जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। तुझे जाना है तो जा, मुझे नहीं पड़ना इस चक्कर में। ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन तू यहाँ सब संभाल लियो, किसी को कुछ पता नहीं चलने दियो। ठीक है, लेकिन तू बस जल्दी से आ जाना। इतना बोलकर सर्पिका अपनी शक्तियों की मदद से धरती लोक पर जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि धरती लोक पर किसी भी लड़की के शरीर पर एक भी बाल नहीं है। तो वो बहुत चौंक जाती है और वो अपने इंसानी वस्त्र धारण कर लेती है और वहाँ एक मीना नाम की लड़की से कहती है, बहन तुम धरती लोक वालों के शरीर पर बाल नहीं होते क्या? मैं तो यहाँ जिसे देखती हूँ उसके शरीर पर एक बाल नहीं है सिवाय सिर के बालों के। भांग खाकर आई हो क्या? और ये क्या धरती लोग बोल रही हो? और रही बात मेरे शरीर पे बाल ना होने की, तो मैंने आज ही वैक्स करवाया है। ये वैक्स क्या होता है और इससे क्या सारे बाल चले जाते हैं? लेकिन मुझे बस शरीर के बाल हटाने हैं, सर के बाल नहीं। लगता है पक्का तुमने कुछ पी लिया है, इसलिए तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। चलो मेरे साथ मेरे घर, तब मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे वापस नागलोक भी जाना है। अरे चुप भी करो तुम और चलो बस तुम हमारे साथ। तुम्हारे ये धरती लोक और नागलोक का नशा भी उतार दूंगी। इतना बोलकर मीना सर्पिका को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वैक्स करने लगती है। थोड़ी देर बाद सर्पिका के शरीर से भी सारे बाल साफ हो जाते हैं, जिसे देखकर सर्पिका मीना से कहती है, ये तो तुमने चमत्कार ही कर दिया। तुम धरती लोक के प्राणी के पास तो कोई जादू है जैसे, ऐसे अचानक मेरे सारे बाल हटा दिए। ये कोई जादू नहीं है, ये तो सिर्फ वैक्स का कमाल है। वैक्स करो और फिर खुद बदलाव देख लो। लेकिन ये बदलाव कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, इसे थोड़े थोड़े समय पर करते ही रहना चाहिए। अच्छा, क्या तुम मुझे भी ये वैक्स करना सिखा दोगी? मैं खुद ही वैक्स कर लिया करूँगी थोड़े थोड़े दिन में। हाँ बिल्कुल सिखा दूंगी, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, इसका पूरा प्रोसेस होता है। इतना बोलकर मीना सर्पिका को धीरे धीरे वैक्स करना सिखा देती है और सर्पिका वापस अपनी शक्तियों की मदद से नागलोक चली जाती है और वहाँ जाकर सबसे पहले अपना बदला हुआ रूप विशाखा को दिखाकर कहती है, विशाखा ये देख, अब मैं बाकी नागिनों की तरह रह सकती हूँ। मुझे अपना शरीर ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन ये कैसे हो गया? तेरा पूरा शरीर तो जैसे नया ही बन गया है, चमक रहा है। बताना कैसे हुआ ये? अच्छा जी, उस दिन मैं जब तुझे धरती लोक जाने के लिए बोल रही थी, तब तुझे मेरे साथ जाने से भय लग रहा था। अब तुझे क्यों जाना है? मैं तो तेरी सहेली हूँ ना, तो मुझे भी नहीं बता सकती क्या? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर
सर्वेश नाग अपने बाकी के नाग मित्रों के साथ आता है और सर्पिका को ऐसे देखकर कहता है, ये क्या हो गया? सर्पिका, तुम तो आज जैसे स्वर्ग से आई अप्सरा लग रही हो। क्या हम थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों? अब ये जंगल नहीं है तो मैं तुम्हें अप्सरा लग रही हूँ? चलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अरे मुझे तो बताना, ये कैसे हो गया? मैं तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और वैसे भी तुझे तो बाल होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बाल तो सबके होते हैं ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है इसमें। इतना बोलकर सर्पिका वहाँ से चली जाती है। सर्पिका को वैक्स करवाने के बाद बहुत ही घमंड सा होने लगा था और वो किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद सर्पिका अपने कक्ष में वैक्स कर रही होती है और वैक्स करने के बाद सर्पिका की माँ नागेश्वरी उसके कक्ष में आकर कहती है, अरे सर्पिका, ये तेरा शरीर इतना लाल क्यों हो रहा है? तूने कुछ करवाया है क्या? और ये तेरे शरीर के सारे बाल कहाँ गए? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने बस एक औषधि पी थी, उसके बाद मेरे शरीर के सारे बाल झड़ गए। वो तो ठीक है, लेकिन औषधि कोई गलत असर तो नहीं कर रही ना? क्योंकि हम नाग नागिनों की चमड़ी इतनी पतली नहीं होती जितनी तेरी हो गई है। माँ, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, इसीलिए चमड़ी थोड़ी सी सिकुड़ गई है, बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी गर्मी में तुझे ठंड कैसे लग सकती है? ये सब उस औषधि की वजह से तो नहीं हो रहा ना? नहीं माँ, वो औषधि बहुत पहले ली थी, अभी ठंड थोड़ी लगेगी उसकी वजह से। सर्पिका इतना बोलकर चली जाती है और रोज रोज इसी तरह वैक्स करने लगती है और एक दिन उसके शरीर से बहुत ज्यादा खाल निकलने लगती है। तो वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ देखो ना, मेरी इतनी ज्यादा खाल निकल रही है, मैं क्या करूँ? ऐसे तो मेरे पूरे शरीर की खाल निकल जाएगी। अरे तुझे कितनी बार बोला है ये फालतू की औषधि मत लगाया कर। बिना बात की परेशानी अपने सर ले ली। अब मुझे जल्दी से बता, कौन सी औषधि लगाई है? माँ, मैं धरती लोक से वैक्स लेकर आई थी, जिससे शरीर के बाल साफ होते हैं। उसके बाद से मेरी चमड़ी पतली होने लग गई। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? और कुछ करने से पहले पूछना तो चाहिए था ना? माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब आप जल्दी से मेरी इस परेशानी से निजात दिला दो मुझे। अब मैं क्या ही करूँ? तुझे वैक्स करनी थी तो तूने कर ली। अब भुगत बैठकर, एक नागिन होकर तूने ये सब किया। माँ, मुझसे भूल हो गई, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। जल्दी से मुझे गुरुदेव के पास ले चलो, ताकि वो मुझे कोई लेप या कोई औषधि दे दे। ठीक है, मैं जाती हूँ, तू यहीं रुक। इतना बोलकर नागेश्वरी गुरुदेव के पास औषधि लेने चली जाती है और गुरुदेव उसे औषधि तो देते हैं, लेकिन औषधि के इस्तेमाल से सर्पिका के शरीर के सारे बाल वापस आ जाते हैं। लेकिन अब सर्पिका को अपने बालों से कोई परेशानी नहीं होती थी। रेवा और विवेक मंडप में बैठे हुए थे। पंडित जी फेरों की तैयारियां कर रहे थे। वर वधू का गठबंधन किया जाता है और जैसे ही रेवा और विवेक फेरों के लिए खड़े होते हैं, तभी एक काली परछाई जो किसी को नजर नहीं आती, वो रेवा के अंदर समा जाती है, जिससे एकदम से रेवा को धक्का लगता है। तभी पास में खड़ी रेवा की सास नीमा उसे संभालते हुए बोलती है, अरे रेवा बेटा, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसा लगा कि किसी ने धक्का दे दिया। आराम से बेटा। ऐसे ही फेरों की रस्म शुरू की जाती है। रेवा के साथ साथ उस काली परछाई की भी विवेक से शादी हो जाती है, जिसके बाद रेवा अपने मायके से विदा होकर विवेक के साथ अपने ससुराल आती है। कुछ घंटों बाद विवेक अपनी सुहाग रात के लिए अपने कमरे में आता है, जहां रेवा घूंघट किए पलंग पर बैठी थी। विवेक रेवा के पास जाकर उसका घूंघट उठाता है और बोलता है, माय गॉड, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। किसी अप्सरा, किसी परी से कम नहीं लग रही हो। सच में कितना इंतजार किया है मैंने इस पल का, और आज जब तुम मेरे सामने हो तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कुछ मत कहो, मैं तो सदियों से इस मिलन की रात का इंतजार कर रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? बातों में वक्त जाया मत करो, बस खो जाओ मुझ में। इतना कहकर रेवा विवेक को अपनी बाहों में भर लेती है और दोनों अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रेवा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है
शादी के बाद पहली पूर्णिमा की रात को रेवा सबसे छुपकर छत पर जाती है और जैसे ही चांद की चांदनी उसके जिस्म पर पड़ती है तो उसकी असल त्वचा बदलकर सांप की खाल जैसी हो जाती है और वो एक डरावनी आवाज में बोलती है। आज ये चांद इस बात का गवाह है कि मैं नगीशा, एक इच्छाधारी नागिन, अपने प्यार को पाने के लिए वापस आ गई हूँ। इस चांदनी में मेरा असल रूप नजर आ रहा है। अब अगली पूनम की रात तक का इंतजार है। उस दिन सभी ग्रह अपना घर बदलने वाले हैं। उस रात मैं विवेक से मिलन करके उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर रेवा बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी उसके भीतर से एक बहुत ही सुंदर इच्छाधारी नागिन नगीशा की आत्मा निकलती है और बोलती है। सबको लगता है कि विवेक की शादी रेवा से हुई है, पर नहीं। रेवा का रूह और शरीर तो मेरी गिरफ्त में है और विवेक, उसकी शादी तो मुझसे हुई है, इस नागिन के भूत से। इतना कहकर नगीशा वापस से रेवा के भीतर प्रवेश कर लेती है और रेवा को होश आता है, जिसके बाद वो छत से आकर नीचे चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग बैठकर टीवी पर नागिन की मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ रेवा सबके लिए शरबत लेकर आती है और सबको देती है। तभी मूवी में बीन की धुन बजने लगती है, जिसे सुनकर रेवा के हाथ पैर में कंपन पैदा होती है और तभी विवेक बोलता है। अरे वाह, मुझे ये धुन बहुत पसंद है। माँ थोड़ी आवाज बढ़ा दो ना। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना, देखो ना कितनी अच्छी मूवी है। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे नहीं देखनी। और प्लीज आवाज कम करो यार, कोई और मूवी लगा दो। क्या हुआ बहू, तुझे पसंद नहीं क्या ये मूवी? अच्छी है पर ये बीन की धुन, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं नहीं सह सकती। रेवा, तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे किसी नागिन का भूत आ गया हो तुम में। रेवा किसी को भी बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। साथ ही अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करती है। कुछ देर बाद बीन की आवाज आना बंद हो जाती है। तभी रेवा फिर से डरावनी आवाज में बोलती है। इन मूर्खों को समझ नहीं आ रहा कि मैं एक नागिन हूँ, नागिन। मुझे ये बीन की धुन बिल्कुल पसंद नहीं। तभी एक झटके से रेवा के शरीर से नगीशा नागिन की आत्मा निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर रेवा बोलती है। तुम क्यों मुझ पर काबू करके बैठी हो? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो? मेरे सुहाग को मुझसे छीनना चाहती हो? चली जाओ। नागिशा अपने नाग को लिए बिना कभी नहीं जाएगी। मुझे विवेक की रूह को अपने साथ ले जाना है, फिर उसे नाग बनाना है। सालों से जिस मिलन का इंतजार कर रही हूँ उसे पूरा करना है। नहीं, मैं अभी सबको सच बता दूंगी। तुम मेरे साथ जो भी कर रही हो वो सब बता दूंगी। इतना कहकर रेवा जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने लगती है, तभी नगीशा उसे अपनी पूंछ में जकड़कर हवा में उठा देती है और बोलती है। बेवकूफ इंसान, तुझे क्या लगा था कि बरसों की तपस्या को तुझे ऐसे पल भर में भंग करने दूंगी? कभी नहीं। आज मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी, फिर तेरा ये शरीर मेरा ही रहेगा। इतना कहकर नगीशा रेवा की गर्दन पर डंक मार देती है और रेवा वहीं दम तोड़ देती है, जिसके बाद रेवा के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और नगीशा उसे एक छोटी सी कांच की बोतल में कैद कर लेती है और फिर रेवा के मृत शरीर में प्रवेश कर लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। नगीशा को अब पूनम की रात का इंतजार था। एक रात जब विवेक अलमारी से कुछ कागज निकाल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उस कांच की बोतल पर जाती है, जिसमें रेवा की आत्मा कैद थी। उसे देखकर विवेक बोलता है। ये क्या, लगता है कोई परफ्यूम है, पर ऐसे छुपा कर क्यों रखा है? खोल के स्मेल करता हूँ, खुशबू कैसी है इसकी। विवेक जल्दी से उस शीशी को खोल देता है और रेवा की रूह आजाद हो जाती है और विवेक के सामने आ खड़ी होती है। ये देखकर विवेक के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है। तुम कौन हो? विवेक, मैं रेवा हूँ, तुम्हारी रेवा। रेवा? नहीं, मेरी रेवा तो नीचे है। तुम कौन हो और इस शीशी में कैसे आई?
विवेक, मैं ही रेवा हूँ। जो नीचे है वो एक इच्छाधारी नागिन नगीशा है, जो तुम्हें पाने के लिए 100 साल की तपस्या करके नागलोक से इस लोक में आई है। उसने मुझे मार कर मेरा शरीर मुझसे ले लिया है। आने वाली पूनम की रात को वो तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। मेरा यकीन करो। इतना कहकर रेवा की आत्मा गायब हो जाती है। वक्त गुजरता है। आखिरकार पूनम की रात आती है। नगीशा अच्छे से तैयार होकर विवेक के पास जाती है, जहाँ वो खिड़की पर खड़ा आसमान में चांद को देख रहा होता है। वो उसे पीछे से हक करके बोलती है, क्या देख रहे हो विवेक? कुछ नहीं, यूं ही। कितनी खूबसूरत रात है। चलो आज इस रात को और खूबसूरत बना दे अपने प्यार से। इतना कहकर रेवा जैसे ही विवेक का हाथ पकड़कर उसे पलंग के पास ले जाती है और उसे बाहों में भरती है। तभी विवेक उसे एक जोर से धक्का मारते हुए बोलता है, दूर हट जाओ मुझसे। तुम मेरी रेवा नहीं हो, बल्कि रेवा का रूप लिए हुए एक नागिन हो जो मुझे पाना चाहती है, पर मैं बस मेरी रेवा से प्यार करता हूँ। तभी वहाँ रेवा की आत्मा आती है, जिसे देखकर नगीशा को समझते ही देर नहीं लगती कि अब विवेक सारा सच जान चुका था। जिसके बाद नगीशा रेवा के शरीर से निकलकर अपने असली रूप में आती है और डरावनी आवाज में बोलती है, आज से 100 साल पहले दुनिया वालों ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया था और हमारा मिलन अधूरा रह गया था, पर नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाकर रहूंगी, फिर चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन मैं अपने मिलन को अधूरा नहीं रहने दूंगी। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे विवेक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम एक बुरी आत्मा हो। तुम्हारी जिद बेकार है। विवेक मेरा पति है। तुमने मुझे मार दिया पर मेरी रूह को नहीं मार सकती। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। इतना कहकर रेवा नगीशा की बदली हुई केचुली को लेकर आती है और उसमें आग लगा देती है, जिसके बाद नगीशा की आत्मा भी जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद जाते जाते रेवा बोलती है, विवेक, अब मेरी आत्मा की मुक्ति का वक्त हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में हर वक्त सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और इस जन्म से हर जन्म तक तुमसे ही प्यार करूंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रेवा, माफ कर देना। मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सका और मेरी जान बचाते बचाते तुम्हारी जान चली गई। अपना ख्याल रखना विवेक। तभी पूनम के चांद की रोशनी रेवा की आत्मा पर पड़ती है। आंखों में आंसू और चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान लिए रेवा उस रोशनी में विलुप्त हो जाती है और नगीशा नागिन के भूत का साया हमेशा के लिए विवेक की जिंदगी से चला जाता है।